अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खाबर। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आज के अपने दिन का आगाज़ बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर चुके होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खबरें, खेलों की ताज़ा तरीन झलकियाँ, मालूमात से भरपूर टिप्स, एंटरटेनमेंट का तड़का और दिल को छू लेने वाली कुछ सच्ची कहानियाँ भी। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट की दुनिया से। आज पाकिस्तान सुपर लीग के रंग जमेंगे, जहाँ कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान धुआंधार मुकाबला होगा। फिर हम बात करेंगे कि गर्मियों में किस तरह से जो गैर मयारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसकी बहुत ज़्यादा भरमार होती है। हम किस तरह से असली और नकली कोल्ड ड्रिंक्स में फ़र्क कर सकते हैं। आज हम आप सबको बताएंगे कि जापान में रोज़गार के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए क्या खुशखबरी है, कौन सी स्किल्स सीखकर हमें जापान जाना चाहिए और क्या प्रोसेस है वीज़ा हासिल करने का। जापानी कंसल्टेंट के जो ज़बरदस्त मशवरे हैं वो भी आज के शो में आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आपकी हेल्थ के हवाले से भी बात करेंगे, जहां हम ये बात करेंगे कि जो जिगर की गर्मी है उसको किस तरह से दूर किया जाए। कुछ सस्ता, आसान या जो आजमूदा नुस्खा हो वो भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, बस एक मामूली सी आदत को खैर बात कहकर। और एट दी एंड रही बात मौसम के हवाले से, तो हमें तैयार रहना है क्योंकि पाकिस्तान के कई शहरों में ये बताया जा रहा है कि आज और कल मूसलाधार बारिश होगी या लाबारी भी हो सकती है। साथ ही साथ हम बात करेंगे अमेरिका में किस तरह से स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल करने वाले जो पाकिस्तानी तलबा हैं, क्या वाकई उनका जो फ्यूचर है वो इस वक्त ख़तरे में है, क्या उन्हें अमेरिका छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। जानेंगे इस संगीन सूरत हाल की तफसीलात भी, तो आप रहिए हमारे साथ क्योंकि न्यू पाकिस्तान मॉर्निंग शो में हर सुबह ही खास बनती है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने के लिए हम रोज़ हाजिर होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, जहां पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 शानदार अंदाज में जारी है और इस साल भी हम देख रहे हैं कि शायकीन क्रिकेट को एक से बढ़कर एक दिलचस्प मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। PSL न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ये दुनिया भर के क्रिकेट के शायकीन के लिए एक बड़ा इवेंट बन चुका है, जहां आलमी मेयार के खिलाड़ी मौजूद हैं, अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं और अब तक लीग के मैचेस में जिस तरह से बैटिंग, बॉलिंग दोनों ही शोबों में शानदार परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिली हैं। जो हमारे नौजवान खिलाड़ी हैं वो भी यहाँ पर अपने जौहर दिखा रहे हैं। कई गैर मारूफ खिलाड़ियों ने भी अपनी सलाहियतों से हम सबको ही हैरान किया है। कुछ टीमें अभी तक बेहतरीन तवाज़ुन के साथ खेलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो कुछ टीमें ऐसी भी हैं जो इस वक्त हमें स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से वो फॉर्म में वापस आ सकते हैं, जिसकी वजह से जो पॉइंट्स टेबल पर एक कॉम्पिटिशन है वो इस वक्त काफ़ी सख्त जारी है। बैटर्स की तरफ से बर्क रफ्तार निस्फ सेंचुरियाँ बनाई जा रही हैं, लंबे छक्के लग रहे हैं, सेंचुरियों की झड़ियाँ लग रही हैं जो कि शायकीन के जोशो खरोश को दुबाला कर रही हैं। दूसरी जानिब जो बॉलर्स हैं वो भी पीछे नहीं हैं, यॉर्कर्स हैं, स्विंग और स्पिन के ज़रिए बैटर्स के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। और इस साल लीग में कई दिलचस्प पहलू भी सामने आए हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि नए कप्तानों का भी इम्तिहान है, तजुर्बेकार जो खिलाड़ी हैं उनकी भी वापसी है। कुछ हैरानकुन अपसेट्स भी हुए हैं, कुछ नौजवान सितारों की शानदार इंटरनेशनल हम देख रहे हैं कि वो भी उनकी वापसी है। इंटरनेशनल स्टेडियम कराची, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मैचेस हो रहे हैं, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम जैसे जो वेन्यूज़ हैं ये एक बार फिर से जगमगा रहे हैं, जहां क्रिकेट और जश्न का माहौल हमें एक साथ नज़र आता है। इसके साथ साथ पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करना होता है तो सिक्योरिटी के जो इंतजामात होते हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, जिसकी बदौलत हम ये देखते हैं कि जो फैमिलीज़ हैं वो बड़ी तादाद में स्टेडियम्स का रुख कर रही हैं। मजमूई तौर पर PSL 10 ने एक मरतबा फिर से साबित किया है कि ये लीग ना सिर्फ टैलेंट की नर्सरी है बल्कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का फ़ख्र भी है। अब देखना में ये है कि कौन सी टीम इस बार ट्रॉफ़ी अपने नाम करती है, कौन से खिलाड़ी अपना नाम सुनहरी रूप में लिखवाते हैं। आने वाले मैचेस में मज़ीद सनसनी होगी, मज़ीद जोश होगा। अब बहुत से ऐसे यादगार लम्हात भी हैं जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। बहरहाल आज नेशनल स्टेडियम कराची में एक और ज़बरदस्त मुकाबला होने जा रहा है। ये 8वां मैच होगा जो कि कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। कराची किंग्स की क़यादत कर रहे हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के जारे मिजाज बल्लेबाज डेविड वार्नर, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो कमान संभाली है वो साउथ शकील ने संभाली है। दोनों टीमें अभी तक एक मैच जीत चुकी हैं। आज का जो मुकाबला है वो पॉइंट्स टेबल पर पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कराची का तारीखी नेशनल स्टेडियम है जहां शायकीन एक भरपूर, एक सनसनीखेज और यादगार मैच के मुंतज़िर हैं।
इस मौके पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो ज़बरदस्त मुकम्मल किए गए हैं, तैयारियां मुकम्मल हैं। आज के मैच में किन खिलाड़ियों की कारकर्दगी होगी जो कि मैच का पांसा पलट सकती है, कौन सी टीम आज मैदान मार सकती है, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपके ख्याल में PSL 10 में अब तक कौन सी टीम सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन रही है और उसकी वजह आप क्या देख रहे हैं इन टीमों में? देखिए, मेरे ख्याल में तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है इस सीजन में भी, वो इससे पहले भी 3 बार चैंपियन रह चुके हैं। सो इस बार भी वो एक अलग ही इंटेंट के साथ आए हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो लगातार विक्ट्रीज हैं उनकी वजह उनका कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वो जब अपनी टीम का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ना सिर्फ वो T20 के डायनामिक्स को सामने रखते हुए अपनी टीम का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, बल्कि इस बार उनको ये भी पता था कि फैब में PSL होने के बजाय अप्रैल मई में हो रही है, तो वेदर का भी काफी फर्क आ जाता है। जब वेदर का फर्क आता है तो ऑटोमेटिकली कंडीशंस का भी फर्क आता है, तो उन्होंने कंडीशंस के हिसाब से भी अपनी टीम बनाई है, जो कि आई थिंक कि उनकी प्रॉपर होमवर्क का रिजल्ट उनको अब मिल रहा है। बाकी अगर हम देखें तो आई थिंक कि बाकी टीम्स की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो अभी तक तो नपी तुली हैं, कुछ एक आध मैच जीती हैं, कुछ एक आध मैच हारी हैं। पर जर्मनी की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो उनके बहुत ज्यादा कंसर्न्स हैं और बाबर आजम की एज अ बैट्समैन भी कंसर्न्स हैं और एज अ कैप्टन भी कंसर्न्स हैं। ठीक है, तो अहमद, जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंसेस को आप किस तरह से देख रहे हैं? एक्सपेक्टेड है कि इस सीज़न में हमें कोई नया स्टार उभरता हुआ नज़र आएगा जो कि फिर नेशनल टीम को सर्व करेगा? और हमारी टीम में फिर जो मुश्किलात देखते हैं, बहुत से ऐसे टूर्नामेंट्स में हमने देखी, एशिया कप से हमारी जो शिकस्तों का सिलसिला है वो शुरू हुआ, जिसमें वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, तो कुछ ऐसे प्लेयर्स, कुछ ऐसे नया टैलेंट पाकिस्तानी टीम को मिल सकेगा? आपको नज़र आ रहा है कोई ऐसे प्लेयर? देखिए, नया टैलेंट तो अभी कहना कबल वक्त होगा, लेकिन जो पुराने कुछ प्लेयर्स हैं जैसे साहबजादा फरहान, उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि साहबजादा फरहान ने जो एक चीज सीखी है जो कि मैं चाहता हूं कि बाबर आजम भी सीखें, वो ये कि उन्होंने अपनी बैटिंग का जो स्टाइल है उसको कम्प्लीटली चेंज किया। उन्होंने उसको मॉडर्न जो क्रिकेटिंग एक जो है उसके अंदर उसको डालने की कोशिश की है। तो आई थिंक कि साहबजादा फरहान ने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है अभी तक PSL में। हर मैच में उनका 50 या 100 आता है। फिर मोहम्मद हारिस ने उस दिन काफी अच्छी बैटिंग की। सो आई थिंक कि इससे ये होगा कि एटलीस्ट PSL की परफॉर्मेंसेस से हमें कहीं ना कहीं अंदाजा होगा कि T20 में पाकिस्तान के या इवन वनडे में भी कौन से प्लेयर्स होने चाहिए, क्या राइट कॉम्बिनेशंस हैं जिनको होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। सो अब वक्त आ गया है कि हमें बड़े नामों के बजाय आगे जब PSL भी खत्म हो तो उन प्लेयर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए जो टॉप परफॉर्मेंस हो, क्योंकि डोमेस्टिक का सबसे बड़ा इवेंट आपका PSL है। ठीक है। अच्छा अहमद, जो नए कैप्टन्स हैं उनकी परफॉर्मेंस पर आपका क्या तबसरा है? आपको लग रहा है कि वो टीमों को अच्छी तरह से लीड कर पा रहे हैं? जैसे डेविड वार्नर हैं, अब बहुत से एनालिस्ट हमें ये कहते हुए दिखाई दिए कि शायद वो उस तरह से टीम में जेल इन नहीं हो पाए, या दूसरी तरफ जैसे साउथ शकील हैं, आपको लग रहा है कि वो बैलेंस कैप्टनसी कर रहे हैं दोनों? देखिए, दो ही कैप्टन चेंज हुए हैं, डेविड वार्नर और सऊद शकील जी। डेविड वार्नर को क्या सोच के कैप्टन बनाया है ये आप कराची वाले ही बता सकते हैं। उनका वो एक मुल्तान के खिलाफ जो चेस था वो मेरे ख्याल में एक फ्लूक ही था, वो लग गया। उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस हमारे सामने। क्वेटा की टीम का ये है कि सऊद ने क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे कैप्टनसी की हुई है तो उसको कैप्टनसी का आइडिया है थोड़ा बहुत। और क्वेटा की जो टीम की सबसे खास बात है उनका कॉम्बिनेशन है। अगर आप उनका ओवरऑल स्क्वाड देखेंगे तो उनके सब बॉक्सेस ठीक है। उनके पास हार्ड हिटर्स हैं, उनके पास कंप्लीट बैट्समैन है, ऑलराउंडर्स प्रॉपर है, फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स, तमाम बॉक्सेस ठीक है। तो आई थिंक कि जो T20 में एक डेडली कॉम्बिनेशन कहा जाता है वो अगर हम देखें तो जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में यूजुअली ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन टीम्स का एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है, उसी तरह का क्वेटा का कॉम्बिनेशन है। और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर क्वेटा ये PSL जीते। ऑल्दो कि अभी तक अनबीटन इस्लामाबाद रही है, लेकिन क्वेटा का जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा है कि उसकी अगर एक दो प्लेयर्स भी क्लिक कर जाए तो वो आगे अनबीटन रह सकती है इन द होल टूर्नामेंट।
अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड की आपने एक बार फिर से बात की है, उस पर मैं आपका कमेंट ये लेना चाहूँगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड यकीनी तौर पर अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसलिए वो तीनों मैच खेले, तीनों मैच वो जीते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं देर ऑन टॉप ऑफ पॉइंट्स टेबल भी। बट अगेन अगर हम कैप्टन के हवाले से बात करें, शादाब खान के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को लेकर भी या उनकी कैप्टनसी को अगर आप रेट करना चाहें तो इन दोनों चीज़ों को कहाँ पर रेट करेंगे? बैटिंग में वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, बॉलिंग में वो हमें स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि फिर कैप्टनसी वो अच्छी कर रहे हैं तो मैचेस जीत पा रहे हैं, या पूरी टीम की एक एफर्ट इसमें शामिल है? देखिए, ऑब्वियसली पूरी टीम की एक एफर्ट शामिल है, जिस तरह का कॉम्बिनेशन है। आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए हर चीज प्रॉपरली क्लिक कर रही है, सो इस वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती है। शादाब की आपने बात की है, तो देखिए शादाब को जो सबसे पहले फोकस करना चाहिए वो अपनी बॉलिंग पे करना चाहिए। अब शादाब को ने जब देखा कि मुझे बॉलिंग में मार पड़ रही है और मेरी बॉलिंग कंट्रोल में नहीं है, तो बजाय अपनी बॉलिंग को इम्प्रूव करने के वो बैटिंग के चक्रों में पड़ गया और उसने टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करनी शुरू कर दी। वहां भी वो उस तरह से कोई इतना कामयाब नहीं हुआ। तो इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो देखें, आपकी टीम बेशक जीत रही हो, लेकिन कैप्टन का खुद भी फ्रंट से लीड करना या खुद भी परफॉर्म करना जरूरी होता है। उससे ये होता है कि बाकी प्लेयर्स में भी कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन यहाँ हमने देखा है कि कैप्टन परफॉर्म नहीं कर रहा, बाकी सारी टीम ही परफॉर्म कर रही है। और सबजादा फरहान को बहुत क्रेडिट जाता है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तीनों विक्ट्रीज में, कि जो स्टार्ट प्रोवाइड करता है और जिस तरह से उसने सेंचुरी लगाई, फिर 50s लगाई, वो आउटस्टैंडिंग है। जब आपके पास इस तरह का प्लेयर होगा तो ऑटोमेटिकली आप के जो जीतने के चांसेस हैं वो ज्यादा से ज्यादा होते जाते हैं। ठीक है अहमद, एक लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं, जिनको हम मेन प्लेयर्स इसलिए कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत टाइम हो गया सर्व करते हुए, जिसमें शाहनशाह अफरीदी भी हैं, अगर हारिस रऊफ भी कह लूँ या नसीम शाह कह लूँ, बाबर आजम कह लें, शादाब कह लें, एक लंबे फेज से हम देख रहे हैं कि एक बैड पैच इनका चल रहा है, ये उससे निकल नहीं पा रहे हैं, उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जो इनसे एक्सपेक्टेड है, या फिर जिस तरह की परफॉर्मेंसेज ये माजी में देते आए हैं। तो आपको क्या लगता है विच इज़ द बेस्ट थिंग दे कैन डू कि वो फॉर्म में भी वापस आ जाएं और जिस तरह से पहले वो परफॉर्म कर रहे थे वो पॉसिबल हो सके? क्योंकि शादाब जब टीम में भी अभी वापस आए, पीएसएल से पहले जो सीरीज थी, तो बड़ी तनकीद उन पर हुई कि किस बिना पर उन्हें टीम में वापस लाया गया, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, कि उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, उन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया। तो आपको क्या लगता है किस तरह से इन तमाम प्लेयर्स को दोबारा मेहनत करने की जरूरत है, दोबारा डोमेस्टिक में जाएं, अपने आप को प्रूव करें? देखिए अनवार, टू बी ऑनेस्ट, शादाब की जिस तरह की परफॉर्मेंस है ना, शादाब तो शायद अगर मेरिट पे देखा जाए तो अगले सीजन में पीएसएल भी खेलता हुआ नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक प्लेयर की कोई परफॉर्मेंस नहीं है सिवाय इसके कि वो बस एक उसकी जो प्रीवियस परफॉर्मेंसेस हैं उनकी एक रेपुटेशन पे वो खेल रहा है। बाकी जो आपने बात की है रिजवान, हारिस और शाहीन की, जहां तक बात है, इन तीनों की मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फॉर्म थोड़ी बहुत वापस आई है और ये पहले से थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप शाहीन की भी बॉलिंग देखें, इस तरह से उसने क्वेटा के अगेंस्ट की लास्ट मैच में, वो भी अच्छी थी। हारिस ने भी अच्छी बॉलिंग की, फिर रिजवान ने 100 भी किया है अभी तक। तो आई थिंक इन तीनों की कहीं ना कहीं फॉर्म वापस आई है। असल जो क्वेश्चन मार्क है वो पाकिस्तान का जो इस वक्त सबसे बड़ा सुपरस्टार है, मैं समझता हूँ, इसको देख के ना सिर्फ फैंस आते हैं बल्कि क्राउड भी आता है ग्राउंड में, और लोग उसकी बैटिंग देखने के लिए जरूर उसकी टीम का मैच देखते हैं। वो बाबर आजम है। अनफॉर्चुनेट बाबर आजम का जो बैट पैच है, हम ये समझ रहे थे कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट में उसने 2 50s की कि वो बैट पैच खत्म हो गया, लेकिन बाबर का बैट पैच अभी भी चल रहा है। आप देखें कि आमिर को उसने पहले मैच में अपनी विकेट दी, ठीक है, कि उसने ट्रैप सेट किया, उस ट्रैप में वो आ गया। उसी आमिर को फिर अगले ही मैच में 50 रन पड़े, कोई विकेट नहीं मिली। तो इट मींस कि आमिर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं की, बाबर ने ब्लंडर किया बैटिंग। फिर उससे अगले मैच में अगर आप देखें तो फिर वही मतलब कवर ड्राइव के चक्कर में बाबर फर्स्ट स्लिप पे कैच दे बैठा। तो आई थिंक कि जो बाबर के ये टेक्निकल फॉल्ट्स तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ बाबर का वो जो वही साइकोलॉजिकल डाउनफॉल है वो भी चल रहा है, क्योंकि जब तक वो घबरा के क्रीज पे आएगा, डर डर के खेलने की कोशिश करेगा, बच के खेलने की कोशिश करेगा, तब तक बाबर इसी तरह आउट होता रहेगा और बाबर की परफॉर्मेंसेस के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। बाबर को मेरे ख्याल में अगर किसी भी, ना सिर्फ बाबर, ओवरऑल पीएसएल में या पाकिस्तान के क्रिकेट में किसी को किसी बैट्समैन से सीखने की जरूरत है, तो वो मैं कह चुका हूँ कि साहबजादा फरहान से सीखने की जरूरत है, क्योंकि पहले रिस्क से खेलता था, सीधे बल्ले से खेलता था, लेकिन जब उसने देखा कि यार मेरा स्ट्राइक रेट बहुत नीचे चला जाता है, मैं स्ट्रगल भी करता हूँ,
मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से अगर मुझे तेज खेलना है तो मुझे टेढ़े बैट से खेलना पड़ेगा। सो उसने अपने एक जो खेलने का अंदाज है उसको टोटली बदला, बैट ठीक है चेंज। तो आई थिंक इस तरह की चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि जिस तरह से बाबर फेल होता जा रहा है अब तो लोगों के अंदर भी, और स्पेशली जो उसके बिल्कुल कर्ड फैंस हैं उनके अंदर भी एक डिसअपॉइंटमेंट आ रही है। और लोग तो अब ऐसे ही अगर रहा 1-2 मैचेस और में तो फिर लोगों ने आई थिंक बाबर की बैटिंग देखनी भी छोड़ देनी है। ठीक है। अच्छा, आज के मैच की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें विच इज़ बिटवीन कराची किंग्स एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स, तो इन दोनों टीमों के दरमियान कौन सी टीम आपको ज़्यादा तकड़ी नज़र आ रही है या फेवरेट नज़र आ रही है, और क्या उसकी रीज़न है? देखिए, कोयटा की टीम मुझे ज्यादा तगड़ी नजर आ रही है, क्योंकि डेविड वार्नर मुझे लगता है कि स्ट्रगल कर सकते हैं, क्योंकि आमिर भी हैं और भी अच्छे बॉलर्स हैं, स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, अब्रार वगैरह। और अब्रार अभी तक तो नंबर 1 पे जा रहा है बॉलिंग में। सो आई थिंक जो कोयटा को थोड़ा सा अपर एज हासिल है। और कोयटा में आप अगर देखें ना, ऊपर फिल एनन है, हसन नवाज हैं, इन दोनों में से अगर एक भी चल गया तो ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि वो मैच साइड करने की एबिलिटी रखते हैं। फिर ना सिर्फ ये है, नीचे भी एक अच्छा खासा लंबा तगड़ा बैटिंग ऑर्डर है, फिर बॉलिंग में भी अच्छे बॉलर्स हैं, तगड़े बॉलर्स हैं। तो कराची का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि लास्ट मैच में भी कराची ने जिस तरह से परफॉर्म किया लाहौर के अगेंस्ट, तो वो तो लग ही नहीं रहा था कराची के से कि ये वो कराची है जिसने मुल्तान के अगेंस्ट पहले मैच में 200-250 चेस किया। सो आई थिंक कि अपर हैंड नो डाउट के कोयटा को है, लेकिन कराची में भी एबिलिटी और पोटेंशियल है कि वो कम बैक कर सके पिछले मैच की परफॉर्मेंस को भूल के। लेकिन मेरे ख्याल में फेवरेट कोयटा ही है। ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया पर हम बारहा ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट या बहस लोगों के दरमियान भी चल रही होती है। अक्रॉस द बॉर्डर भी आपको पता है कि लीग जारी है, बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता है पाकिस्तान सुपर लीग को उससे। आप क्या समझते हैं PSL 10 के अगर मयार को देखें, स्टैंडर्ड्स को देखें या इंटरनेशनल इंप्रेशन को देखें, तो वो आपकी नज़र में कितना चेंज हो चुका है, कितना बेहतर हो चुका है, और मज़ीद कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बेहतर कर सकते हैं? देखिए अनवार, कोई भी लीग जब एक ब्रांड बनती है तो वो ब्रांड बनती है कितने बड़े प्लेयर्स उस लीग में आ रहे हैं, कितने बड़े ब्रांड उस लीग में आ रहे हैं, स्पॉन्सर, और ये सब तब होता है जब आप उस लीग की एक प्रोजेक्शन और मार्केटिंग अच्छी करें। अनफॉर्चुनेटली PSL की जो मार्केटिंग या जिस तरह से प्रोजेक्शन की गई है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थी, और हमने देखा कि ऑनर्स की तरफ से भी ये गिले शिकवे और ये चीजें आई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज को समझना पड़ेगा और रियलाइज करना पड़ेगा कि ये PSL एक इंटरनेशनल लीग है, ये कोई लाहौर जिमखाना या पिंडी जिमखाना का टूर्नामेंट नहीं है कि आप बस एक दिन स्टार्ट करेंगे और महीने बाद वो खत्म हो जाएगा और बस ठीक है। आपको प्रॉपर प्रोजेक्शन करनी पड़ती है। अब कराची का जैसे स्टेडियम है, हम यही कराची का स्टेडियम था जब फैसल बैंक T20 होता था, तो लोग छतों पे बैठ के देख रहे होते थे, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली लोग ग्राउंड में आने के लिए तैयार नहीं है। और ग्राउंड में ना आने की वजह नो डाउट एक तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है रिसेंट पास की, तो लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है क्रिकेट देखने में। लोग टीवी पे क्रिकेट नहीं देखना चाहते, ग्राउंड जाके देखना तो दूर की बात है। फिर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखें, कुछ जगहों पे अवाम को हमारी इस वजह से भी गुस्सा है कि ऐसी प्रोडक्ट स्पॉन्सर्स हैं जिनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है फलस्तीन का एक हमारा हमेशा से एक दिल्ली में रहा है। इन चीजों का भी थोड़ा सा ख्याल कर लेना चाहिए। अवाम के जो गिले शिकवे हैं उनको भी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा ही प्रोडक्ट है, हमारा अपना प्रोडक्ट है PSL। और मेरे ख्याल में लोगों का जो एक बायकॉट कैंपेन भी हम देखते हैं सोशल मीडिया पे चलती है, वो PSL से नहीं चल रही, वो कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स से कर रही है। सो उनको अगर हम एक दफा रिव्यू कर लें तो बेहतर हो सकता है और व्यूअरशिप में भी इंप्रूवमेंट आ सकती है। लेकिन एट द एंड मेरे ख्याल में इन सब चीजों से ज्यादा मैटर करती है नेशनल टीम की परफॉर्मेंस। जब वही नहीं होगी तो इसी तरह होगा। आई होप कि आगे से PSL देखिए, अब फ्रेंचाइजीज की जो मार्केटिंग है ना, अगर आप वो देखेंगे तो वो किसी और लेवल पे हो रही होती है। PSL की अगर आप प्रोजेक्शन और मार्केटिंग देखें तो वो तो ऐसे लगता है कि हो ही नहीं रही। अभी जब PSL स्टार्ट हुआ उससे पहले पता ही नहीं चल रहा था कि PSL होना है, लेकिन IPL जब हो रहा होता है तो एक प्रॉपर वहां पे माहौल बना होता है।
दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एक लीग का 18वां सीजन है और एक लीग का 10वां सीजन है। तो लीग 8 साल आगे उसको हम अपने साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते। सबसे मेन चीज होती है किसी भी लीग में फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट। तो इंडिया में जो फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा है, हमसे बहुत ज्यादा है। हमारी जितनी एक टीम के सारे प्लेयर्स के पैसे होते हैं इतने में तो उनका एक प्लेयर चला जाता है, जैसे ऋषभ पंत इस सीजन में गया। तो आई थिंक उस लिहाज से अगर हम देखें तो आईपीएल टॉप पे, उसके बाद पीएसएल थी पिछले तकरीबन 2-3 सालों से, लेकिन अभी मुझे लगता है कि पीएसएल थोड़ी सी एक बेहतरी की गुंजाइश यकीनी तौर पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और नाज़रीन, मैच आज होने जा रहा है कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, और इससे भी जो पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन है वो भी कहीं ना कहीं हमें तब्दील होती हुई दिखाई देगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, जो ही गर्मियों का मौसम शुरू होता है तो हम ये देखते हैं कि मार्केट में ठंडे मशरूबात की मांग में तेज़ी आ जाती है, लेकिन इस बढ़ती हुई तलब के साथ ही एक ख़तरनाक रुझान भी सामने आता है जो कि गैर मयारी और जाली कोल्ड ड्रिंक्स की भरमार की सूरत में होता है। दूध, जूसेस और दीगर मशरूबात में गैर मयारी केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि एक संगीन मसला है जो बराह रास्त आवाम की सेहत को मुतासर कर रहा है। नाकिस मशरूबात के इस्तेमाल से फूड पॉइजनिंग हो रही है, मैदे के अमराज हो रहे हैं, जिगर की बीमारियां हैं और दीगर कई पेचीदा तिब्बी मसाइल भी जन्म ले सकते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी और दीगर इदारे आवाम को मयारी खुराक की फराहमी के लिए सरगर्म अमल हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या जो मौजूदा इकदाम किए जा रहे हैं वो काफ़ी है, और किस तरह से जो आम शहरी हैं वो असली और नकली कोल्ड ड्रिंक्स या जो दूध अवेलेबल होते हैं मार्केट में उसकी पहचान हम किस तरह से कर सकते हैं, कितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं और किन शहरों में हम ये देख रहे हैं कि ज़्यादा ख़तरा यहाँ पर पाया जा रहा है। आज हम इस अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि मिलावट जैसे माशरती नासूर के ख़िलाफ़ क्या तवीलुल मुद्दती हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है। इसके साथ साथ हम स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम जैसे इक़दाम का भी जायज़ा लेंगे कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो बच्चों की ग़िज़ाई बेहतरी में किस हद तक मौसर साबित होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद साहब। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, गर्मियों में हम देखते हैं कि जो गैर मयारी शरबत हैं या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनकी शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके लिए सीज़न स्टार्ट होते ही या ओवर द ईयर कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो लिए जाते हैं? देखिए, पंजाब फूड अथॉरिटी की जितनी भी कैंपेन्स हैं वो सीजन्स को और उन सीजन्स के दरमियान में जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल में आ रही होती हैं उनको जहन में रख के मुरतब की जाती हैं। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले 15 दिन से हमने जो है वो समर्स की कैंपेन जो है वो शुरू कर दी हुई है। ठीक है। समर्स के हवाले से आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, जूसेस का इस्तेमाल, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जो शरबत होते हैं उनका इस्तेमाल, बच्चों के जो है वो गोले और इस तरह की चीज़ें भी बच्चे स्कूल्स के बाहर इस्तेमाल करते हैं, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने 2-3 बड़ी कार्रवाइयाँ भी मैं आपको बताना चाहूँगा। लिया में हमने एक आइसक्रीम फैक्ट्री के ऊपर जो है वो इंस्पेक्शन की और वहाँ पे हज़ारों लीटर जो है मुज़रे से जो आइसक्रीम थी उसको हमने तलब किया। इसी तरीके से कल परसों लाहौर में हमने एक बड़ी कार्रवाई की। तो ओवरऑल हम तकरीबन 2000 से ज़्यादा पिछले 8-10 दिन के अंदर जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स के जो मुख्तलिफ जो है वो बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, जूसेस बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, उनके ऊपर जो है वो इंस्पेक्शंस कर चुके हैं। और इसमें हमने तकरीबन 23,000 लीटर के करीब जो है वो हमने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और जूसेस डिस्कार्ड किए हैं, जो कि मुज़रे सेहत थे, जो हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक नहीं थे, और हमने 6 जो है वो FIRs इनके ऊपर किए हैं। तो पंजाब फूड अथॉरिटी हमेशा से हमारा यही मौक़िफ़ है कि नंबर 1 तो जो हम ग़िज़ा खा रहे हैं उसको सेफ़ होना चाहिए, उसको जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, फूड सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं और जिनको पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया हुआ है उनके मुताबिक होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो खाना हम खा रहे हैं उससे हमें ग़िज़ाइयत मिलनी चाहिए, उससे उसकी न्यूट्रिशन मिले, उससे न्यूट्रिशन हमें मिले, उसकी ग़िज़ाई वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से हमारी ना सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज जो हैं वो पूरी हों, बल्कि एक ही तरह की ग़िज़ाएँ खा के हम किसी
किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट को ज़्यादा नहीं कर बैठे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी काम कर रही है। ठीक है आसिफ साहब, मैं स्पेसिफिकली चाहूँगा कि इस सीज़न में, गर्मियों के सीज़न के हम बात कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें आपने देखी कि जिनको कहीं ज़्यादा उसमें दो नंबरी की जाती है, ज़्यादा मिलावट की जाती है, ज़्यादा केमिकल्स ऐड किए जा रहे हैं, कौन सी वो प्रोडक्ट्स हैं और कौन कौन से केमिकल्स उसमें फिर आपने देखा जब भी आप लोगों ने कहीं छापे मारे कि ये केमिकल्स थे जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है इंसानी सेहत के लिए, ये उसमें ऐड किए जा रहे हैं? देखिए इसमें तीन चीज़ें अहम हैं। एक तो ये है कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं उसमें क्योंकि उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जब आपकी डिमांड ज़्यादा होती है तो मिलावट के चांसेस भी जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो मशहूर जो ब्रांड्स हैं उनकी कॉपी जो करने वाले लोग हैं, मिस ब्रांडिंग का वर्ड हम यूज़ करते हैं टेक्निकली, उनकी मिस ब्रांडिंग के बहुत से इश्यूज़ जो है वो सामने आते हैं। इसी तरीके से आइसक्रीम और मुख्तलिफ किस्म की जो कुल्फ़ियाँ बनाई जाती हैं वो भी लोग सीजनल कारोबार के तौर पर उनको शुरू कर देते हैं ताकि बच्चे जो है उनको खाएँ। तो उसमें भी बाज़ औक़ात ऐसे इश्यूज़ होते हैं कि फ़िल्टर्ड पानी नहीं है उसका, जिससे वो पानी जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसके दौरान में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो उसके अंदर जो स्वीटनर्स इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं या जो कलर्स इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं वो फूड ग्रेड नहीं होते। जो उनके अंदर फ्लेवर्स ऐड किए जा रहे होते हैं वो फूड ग्रेड नहीं होते। बाज़ औक़ात कोई एक्सपायर्ड चीज़ वहाँ पे पाई जाती है। बाज़ औक़ात जो कंडीशंस जिनके अंदर उस सारे जहाँ पर उसको रखा जाता है, सारे उसको स्टोर किया जा रहा होता है या बनाया जा रहा होता है, तो वो कंडीशन जो है वो अनहाइजेनिक होती है। तो इन तमाम चीज़ों को हम अपनी इंस्पेक्शंस के दौरान उनका जायज़ा लेते हैं। जो वर्कर्स होते हैं वहाँ पे जो काम करने वाले हैं उनकी मेडिकल फिटनेस को हम देखते हैं, उनके अदरवाइज़ कंडीशंस को देखते हैं कि वो क्या उन्होंने जो PPEs हैं वो पहने हुए हैं या नहीं पहने हुए। तो इन तमाम चीज़ों का मकसद क्या है? इन तमाम चीज़ों का मकसद ये है कि जो फूड हमारे इस्तेमाल में आना है, लोगों के इस्तेमाल में आना है, बच्चों के इस्तेमाल में आना है, वो फूड जो है वो हाइजीनिक हो, वो फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है वो पूरा उतर रहा हो। तो इस तरीके से हम जो है वो इंस्पेक्शंस करते हैं और ये तमाम जो हमारी समर्स की इंस्पेक्शंस हैं वो शुरू हो चुकी हैं और ये अक्टूबर एंड तक जो है वो हमारी ये कैंपेन जो है वो चलती रहेगी। ठीक है। अच्छा, जितने भी आप लोगों की तरफ से अब ये छापे मारे जाते हैं, ये कार्रवाइयाँ की जाती हैं, उसके बाद लोगों को अरेस्ट भी किया जा रहा होगा, उनके खिलाफ FIR दी जाती होंगी, उनकी जो जगह है उनको सील किया जाता होगा, बट उसके बाद जब हम एक कानूनी तरीक़ेकार की तरफ आते हैं, वहाँ पर आपने क्या देखा? कितने सुकून मौजूद हैं? क्योंकि बेल कराना किसी के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉपर कन्विक्ट किया गया हो अदालत की तरफ से, या उन पर जब भी केस चला और उनको फिर सज़ा भी मिली हो सिर्फ, या जुर्माने करके उन्हें छोड़ दिया जाता है ताकि फिर से हम देखते हैं कि वही चीज़ें मार्केट में दोबारा से नज़र आ रही होती हैं? इसमें दो चीज़ें हैं। मैं ये बताना ज़रूरी समझता कि 2023 के मुकाबले में हमारी जो इंस्पेक्शंस पिछले 3 माह में हमने की उसमें 147% इजाफा है। यानी कि 2023 में हमारी इंस्पेक्शंस 1,28,000 इंस्पेक्शंस थी और इस साल के जो 3 माह गुजरे हैं उनमें हम 3,16,000 के करीब हमने इंस्पेक्शंस की। जो हमने मुकदमात दर्ज कराए उस वक़्त 105 थे, अब 373 हैं। जो हमने प्रेमिसेस को टेम्पररीली EPO लगा के सील किया वो उस साल में 300 समथिंग थी, अभी 878 हैं। तो इट मीन्स के एक ह्यूज डिफरेंस है। गोश्त जो हम डिस्कार्ड कर चुके हैं इस अरसे में वो 2,25,000 किलोग्राम के करीब है। दूध जो हम डिस्कार्ड कर चुके हैं उस साल की निस्बत उसमें 5 गुना कमी है। तो ये इंस्पेक्शंस अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं, असर भी है, लेकिन जो इफ़ेक्ट इसका आना चाहिए, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट जो है वो रेज़ किया। इशू क्या होता है कि हम इतनी मेहनत से जो दूध की रेड्स होती हैं या गोश्त के ऊपर रेड्स होती हैं, हमारी टीम्स रातों को जाग के उनके ऊपर रेड करती हैं और बाज़ औक़ात पुलिस को साथ ले लेती हैं कि रेजिस्टेंस का जो है वहाँ पे रिटेलिएट कई लोगों की तरफ से किया जाता है, अटैक कर दिया जाता है, बिल्कुल रिटेलिएट भी करते हैं। तो हम इतनी मुश्किल से जब अडल्ट्रेशन साबित हो जाती है तब हम FIR करते हैं। तो ये दिस इज़ वेरी सैड कि हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स जो हैं वो बड़ी माजरत के साथ और बड़ी एहतराम के साथ अर्ज़ करता हूँ कि उनको फौरी तौर पर बेल दे देती हैं। उनके मतमाए नज़र में ये चीज़ होनी चाहिए कि ये
इंसानी सेहत के लिए नुकसान का बायस है। ये जो मुज़र सेहत गोश्त या जो सिंथेटिक दूध जो है लोगों को पिलाया जा रहा है, तो उस हवाले से भी पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्ट जो है, मैंने पहले भी आपसे तज़किरा किया था कि हमने समरी इनिशिएट उसकी की हुई है, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, उसको भी हम एड्रेस करके भेज देते हैं। तो मैं आपके तवज्जुह से जो इक़्तिदार के ईवानों में लोग बैठे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये समरी जो है, ये जो पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट है, ये जब पास हो जाएगा तो उसमें जो मिलावट है उसको हम नॉन अवेलेबल ऑफेंस करार दे रहे हैं, उसमें ज़मानत नहीं होगी, सज़ाएँ जो हैं वो उनका टर्म हम उसमें बढ़ा रहे हैं, जुर्मानों का उसमें टर्म बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम इंशाल्लाह रजिस्ट्रार के हाई कोर्ट के ज़रिए से जो मुअज़्ज़ज़ हमारे जस्टिस हज़रात हैं जो इन केसेस को सुनते हैं, उनको भी एक हम सेंसिटाइज करने का, ब्रीफिंग करने का प्रोग्राम रखते हैं कि उनको बताया जाए कि ये जो मुज़र सेहत घी है उसकी वजह से क्या क्या असरात हो सकते हैं। हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार भी हम देखते हैं कि इस वजह से भी हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया टीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और उम्मीद यही करते हैं कि जो कोशिशें फूड अथॉरिटी की जानिब से की जा रही हैं वो हम सब के लिए फ़ायदेमंद साबित भी हों। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, अब आपको बताते चलें कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि अमरीकी जामियात में इस वक्त खौफ भी है और बेयकीनी की एक नई लहर भी दौड़ गई है। जब से डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इलेक्ट होकर प्रेसिडेंट बने हैं उसके बाद से हमने देखा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप इंतज़ामिया ने बैनुल अक़वामी तलबा के जो वीज़े हैं उनकी मनसूखी का अमल जारी रखने का ऐलान कर दिया है, जिसके नतीजे में मुल्क भर की बड़ी जामियात जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन है, स्टैनफोर्ड है, UCLA है और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये शदीद मुतासिर हो रही हैं। सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो उसमें महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने 3 ग्रेजुएट तलबा और 2 हालिया ग्रेजुएट्स के वीज़े मनसूख कर दिए हैं, और ये सूरत हाल इस कदर संगीन हो चुकी है कि कई मारूफ इदारों ने अपने गैर मुल्की तलबा को यह हिदायत की है कि वो बैरून मुल्क सफ़र से गुरेज करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब वो वापस आएँ मुल्क में तो वीज़ा मनसूख कर दिया जाए या फिर उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। कानून के माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अमेरिका में मौजूद हर गैर मुल्की को अब अपने क़याम पर संजीदगी से गौर करना होगा। तलबा का खौफ भी बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक मुजाहरे में शिरकत या किसी सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए भी उन्हें वीज़ा मनसूखी या मुल्क बदरी का सामना करना पड़ सकता है, ख़ास तौर पर इन सरगर्मियों के तनाजुर में जो फ़लस्तीन के हक़ में की जा रही हैं। कैंपसेस में अब एक गैर मामूली माहौल है, जहाँ तालीम के मराकज़ अब खौफ के साए में लिपटे हुए दिखाई दे रहे हैं। तलबा को मशवरा ये दिया जा रहा है कि वो सियासी सरगर्मियों और एहतजाज से दूर रहें ताकि किसी भी मुमकिन कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। दूसरी तरफ गैर मुल्की तलबा अपनी जद्दोजहद का आगाज़ भी कर रहे हैं, और अब तक 130 से ज़ायद तलबा ने ट्रंप इंतज़ामिया के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया है, जिसमें इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट एजेंसी ICE ने उनके वीज़ा स्टेटस को बगैर इतला अचानक ख़त्म कर दिया, जिससे उन्हें गिरफ्तार होने और मुल्क बदरी के खतरे का सामना भी करना पड़ा। ये मुकदमा इब्तदा में रियासत जॉर्जिया में 17 तलबा ने दर्ज कराया था, लेकिन फिर 116 मज़ीद तलबा इसमें शामिल हो गए, और तलबा ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम में उनकी कानूनी हैसियत को गैर कानूनी तौर पर ख़त्म किया है, उन्हें शदीद नुकसान पहुँचाया है। ट्रंप इंतज़ामिया की इमिग्रेशन मुखालिफ पॉलिसियों के इस नए बाब ने तालीमी इदारों में सिर्फ खौफ ही नहीं बल्कि इंसाफ और कानूनी हुकूक के हवाले से एक नई बहस भी छेड़ दी है। क्या इल्म के जो आलमी मराकज़ हैं वहाँ अब इल्म के बजाय खौफ का राज होगा? ये सवाल अब हम देख रहे हैं कि आज हर बैनुल अक़वामी तालिब इल्म के दिल में गूंज रहा है, जो बहुत मेहनत के साथ, बहुत मुशक्क़त के साथ और बहुत इन्वेस्टमेंट के साथ अमेरिका में मौजूद हैं पढ़ाई के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, और उनको इस तरह से अब तंग भी किया जा रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक बार फिर कुदरती मौसम की शिद्दत का सामना है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन ने अलर्ट जारी किया है कि जुम्मे और हफ्ते यानी 18 और 19 अप्रैल को मुल्क के कई इलाकों में शदीद बारिश, आंधी और यालाबारी का ख़तरा मौजूद है। यानी कि आज और कल ये सिचुएशन जो है ये इसका हमें सामना करना पड़ सकता है। ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल की बात करें, गुजरात, झेलम और वस्ती पंजाब के शहर जिनमें फैसलाबाद है, झंग, लाहौर, साहिवाल और सरगोदा हैं, यहाँ पर मौसमी शिद्दत ज़्यादा हो सकती है। तेज़ हवाएं, आंधी और यालाबारी के नतीजे में न सिर्फ बिजली के निज़ाम में रुकावट का खदशा है बल्कि ज़राअत और अवामी ज़िंदगी को भी
शदीद नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। गुज़श्ता दिनों जिस तरह हमने देखा कि इस्लामाबाद में होने वाली गैर मामूली जो यालाबारी थी उसने इमारतों, गाड़ियों और दरख्तों को शदीद नुकसान पहुँचाया था, और एक बार फिर हम देख रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ सकता है। हमें ज्वाइन करें माहिर मौसमियात मेट्रोलॉजिस्ट हैं अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ये जो हालिया शदीद बारिशें हैं या यालाबारी है, ये मामूल का हिस्सा है या फिर मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, इस वक्त हम ट्रांजिशन फ़ेज़ में हैं। ट्रांजिशन फ़ेज़ का मतलब ये होता है कि हम अब सर्दियों से गर्मियों की तरफ जा रहे हैं। तो इस दौरान जो है वो लैंड पे जो है इंटेंस हीटिंग हो जाती है, और जब बारिश बरसाने वाला मगरिबी हवाओं का सिलसिला इलाके को मुतासर करता है तो उसमें कूल और बहुत ठंडी हवाएं होती हैं। तो जब ये टेम्परेचर कंट्रास्ट डेवलप होता है तो इसकी वजह से आंधी, गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी हो जाती है। ये नॉर्मल फिनोमेना है। ताहम इस साल पाकिस्तान के जो दर्जा हरारत हैं इस महीने में, अप्रैल के महीने में, वो मामूल से ज़्यादा हैं, जैसा कि पेशन गोई की गई थी। तो इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादा दर्जा हरारत होना ये क्लाइमेट चेंज का शाखसाना है। ताहम मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि आने वाले दिनों में जो मौसम है इसमें अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में परसों जिस दिन ये हेल स्टॉर्म हुआ मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जबकि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर 31.5 था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मैक्सिमम एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर से रिलीज़ हो चुकी है। ताहम आज और आने वाले 2 रोज़ के दौरान इस्लामाबाद और जैसे जो आपने इलाके बताए खित्ता पोटोहार और केपी के गलियात, कश्मीर, जीबी में अक्सर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। ताहम अब जो इवेंट होगा वो उस तरह से सीवियर नहीं होगा, क्योंकि बारिश होने की वजह से एटमॉस्फेयर से मैक्सिमम एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो चुकी है। ताहम गरज चमक और आंधी के साथ मैदानी इलाकों में बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। ठीक है अंजुम साहब, जो अभी हमने हेल स्टॉर्म के हवाले से बात की, जो इस्लामाबाद में हमने मनाजिर देखे, शदीद नुकसान हुआ लोगों की प्रॉपर्टीज़ को भी, उनकी कार्स को भी, अभी अगर आप स्पेसिफिकली बता सकते हो कि कौन से इलाकों में बारिश या फिर हेल स्टॉर्म का, यालाबारी का खतरा सबसे ज़्यादा होगा? देखिए जी, सबसे ज़्यादा इम्कानात जो हैं वो अपर केपी में हो सकते हैं कि अपर केपी के इलाकों में जो है वो पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी भी हो सकती है पीक्स के ऊपर। उसके साथ साथ उससे मुल्हिका इलाकों में हेल स्टॉर्म हो सकता है। खित्ता पोटोहार में चंद मकामात पर हेल स्टॉर्म हो सकता है। इस्लामाबाद में चांसेस कंपैरेटिवली कम हैं, और अगर कहीं पर हेल होता है तो उसका साइज़ प्रीवियस की वजह मुताबिक उससे कम होगा, क्योंकि एनर्जी जो है उसका जो इक्विलिब्रियम है वो ऑलमोस्ट क्लोज है। ठीक है। और दूसरी तरफ जो हमारे किसान भाई हैं वो अपनी फसलों को इस मुमकिन नुकसान से किस तरह से बचा सकते हैं, क्या इकदाम कर सकते हैं? देखिए जी, मैदानी इलाकों में ज़्यादा इम्कानात तेज़ आंधी के साथ जो है वो बारिश के हैं। तो प्रिकॉशन तो सिर्फ यही हो सकती है कि वो बिफोर टाइम जो है अपनी जो फसलें हैं उनकी कटाई कर लें। ताहम जाहिर सी बात है कि जब मौसम आ जाएगा तो उस टाइम तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, ये जो बारिशें जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं इनकी नौइयत शदीद भी हो सकती है, तो ये जो पानी की कमी वाले इलाके हैं उनके लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है या फिर हमें मज़ीद नुकसान का ख़तरा भी है इसमें? देखें जी, मोस्टली जो बारिश है वो अपर एरियाज़ के अंदर है, तो कैचमेंट एरियाज़ के अंदर हो रही है। तो इससे ये है कि जो आपके रिजर्वायर्स हैं उसमें पानी की सतह कुछ बेहतर हो सकती है। ठीक है। और अनएक्सपेक्टेड अब क्या है आने वाले दिनों में मौसम में कोई बेहतरी है या फिर मज़ीद शिद्दत की कोई पेशगोई मौजूद है? जो गर्मी है वो फिर मज़ीद बढ़ेगी इस सेशन के बाद? जी बिल्कुल, इस सिलसिले के गुजरने के बाद एक मरतबा फिर जो है वो दर्जा हरारत में इजाफा होगा, और ऑलरेडी इस बात की जो है फोरकास्ट दे दी गई हुई है कि अप्रैल, मई, जून के दौरान जो है वो मुल्क के अक्सर इलाकों में जो दर्जा हरारत हैं वो मामूल से ज़्यादा रहेंगे। ताहम जो रेनफॉल है वो तकरीबन आपकी मामूल के मुताबिक है। अभी सिर्फ एक स्पेल हुआ है इस अप्रैल के महीने में प्रॉपरली, तो अभी हम डेफिसिट में ही हैं रेनफॉल के हिसाब से। ठीक है। और एनडीए की जानिब से हमने देखा कि जो डिज़ास्टर अलर्ट ऐप है, आप किस तरह से समझते हैं, कितनी मौसर है, कैसे उसे इस्तेमाल किया जा सकता है? जी देखें, वो एनडीएमए की ऐप है, आप उसको बेहतर समझ सकते हैं। एक अच्छी काविश है उनकी लोगों को प्रॉपरली बताने के लिए। सेम एज पीएमडी की भी वेदर ऐप है, पीएमडी किसान के नाम से, जिसमें हम फोरकास्ट के साथ साथ जो है नाउकास्ट के लिए बिफोर टाइम जो है अगले 2 से 6 घंटों का वेदर बता देते हैं।
ठीक है। और माजी में भी जैसे हमने देखा कि ऐसे मौसमी अदवार में किन इलाकों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा था, या जो भी माजी में वाक़यात हुए उनसे हमने कितना सीखा और उस हवाले से कितना काम किया गया? लेकिन जी, माजी में पाकिस्तान में मौसमी तग़य्युरात की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए। हमने हैवी रेनफॉल्स भी देखी, फ्लड्स भी देखे हैं, ड्राउट्स भी देखे हैं, हीट वेव्स भी देखी हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने अपनी कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस किया है। उसके बाद जो है सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फोरकास्ट तो अवेलेबल होती है, डिसमिनेशन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उस पर PMD ऑलरेडी काम कर रहा है। PMD का एक प्रोजेक्ट अंडरगो है कि हाउ टू disseminate our forecast to the end user grassroots level। इसके लिए जो सबसे पहली काविश है PMD की, वो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की PMD किसान ऐप है, जो कि गूगल और एप्पल स्टोर पर अवेलेबल है। आप उसको डाउनलोड करें। उस पर आपको जो भी आने वाले मौसमी सूरत हाल है, आने वाले घंटों का, उसका बिफोर टाइम आपको बता दिया जाता है। ठीक है। और अगर किसी भी शहरी इलाके में अचानक यालाबारी होती है या तूफान आ जाता है तो फिर किस तरह से फौरी तौर पर रिएक्ट करना है? क्या हिफाजती इक़दाम हैं जो फिर हमें करने चाहिए, जिस तरह से इस्लामाबाद में कुछ दिन पहले हुआ? देखिए जी, सबसे पहले तो जब इस किस्म की कोई मौसमी सूरत हाल होती है, कोशिश करें कि बिल्डिंग्स के अंदर रहें। मैं दरख्त के नीचे भी खड़े होने का आपको मशवरा नहीं देता हूं, क्योंकि जब हेल का साइज बड़ा होता है तो वो दरख्त की टहनियाँ भी तोड़ देता है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। कोशिश करें कि आप किसी मजबूत शेल्टर के नीचे हों। अगर आपकी जो इमलाक हैं, आपकी गाड़ियां वगैरह हैं, उनको भी शेड्स के नीचे खड़ा करें जहां तक पॉसिबल हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और मौसम की जो सूरत हाल है, यानी कि आज और कल के दिन में शदीद जो बारिशें हैं वो भी हो सकती हैं। हम तमाम लोगों की एहतियात करने की ज़रूरत है। जिस तरह से हमने इस्लामाबाद में मनाजिर देखे कि किस तरह से लोगों की प्रॉपर्टीज़, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है, तो इस सूरत हाल के पेश नज़र हमने माहिर मौसमियात से भी गुफ्तगू की और उनका भी ये कहना है कि जब भी हेल स्टॉर्म भी होता है या कोई तूफ़ान भी आता है तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इंडोर स्पेसिस में मौजूद हों। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाजरीन, दुनिया भर में रोजगार के मुतलाशी अफराद के लिए जापान एक नई उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। टेक्नोलॉजी की बात कर लें, इंडस्ट्री की बात कर लें, ज़राअत की बात करें और सर्विस सेक्टर समेत बहुत से ऐसे शोबे हैं जहां हुनरमंद अफराद की शदीद कमी के बायस जापान ने हालिया बरसों में गैर मुल्की वर्कर्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी नौजवानों के लिए शानदार मौका है कि वो जदीद स्किल्स सीखें और जापान में वो अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। ताहम जापान जाने का ख्वाब पूरा करने के लिए कुछ अहम पॉइंट्स भी हैं जिन्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि कौन सी स्किल्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा डिमांड में हैं अगर हम किसी भी मुल्क में जा रहे हैं। और स्पेसिफिकली जैसे आज हम जापान को डिस्कस करें तो हमें पता होना चाहिए कि वहाँ आजकल किस चीज़ की डिमांड है, किन चीज़ों पर वर्किंग करके हमें वहाँ पर जानी है, वीज़ा हासिल करने का जो तरीका है वो कितना आसान है या कितना मुश्किल है, जापान में अगर हम कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसको शुरू करने के लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, वहाँ के लॉज क्या हैं, जापानी जो लैंग्वेज है वो सीखना किस हद तक ज़रूरी है। किसी भी मुल्क अगर हम जा रहे हैं और हमें वहाँ की मदर टंग, मदर लैंग्वेज नहीं आती है तो मेरा ख्याल है फिर हम बड़ी मुश्किल में हो सकते हैं, और यही अगर लैंग्वेज हमें आती हो तो फिर हमारे लिए आसानी भी बहुत हो सकती है। जापान में मुस्तकिल रिहाइश यानी परमानेंट रेजिडेंसी कितने अरसे में हासिल हो सकती है, इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जापान से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी कंसल्टेंट हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, जापानी इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं हसन भट्ट, जो इस मौजू पर नहायत कीमती मालूमात हमें फराहम करेंगे। हसन, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये बताइएगा कि इस वक्त अभी जो हम अपने नाज़रीन के साथ खबर शेयर कर रहे हैं कि जापान में इस तरह से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक दरवाज़ा वहाँ पर खुला है फिर से, सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी फील्ड है जो हमारे पाकिस्तानियों के लिए वहाँ पर रोज़गार मौजूद हैं, कौन से ऐसे हमारी लेबर है कि वो वहाँ पे इजीली एडजस्ट हो सकती है? देखिए, कैटेगरीज तो मतलब हम चलते जाएं तो बहुत ज़्यादा हैं। जापान ने इसको बड़ा क्लासिफाइड किया हुआ है बड़ा डिटेल में, लेकिन हम पाकिस्तानी जो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट जहाँ पे कर सकते हैं वो 4-5 कैटेगरीज में आपको बता देता हूँ। उसमें सबसे नंबर 1 मैं पाकिस्तान के लिए एग्रीकल्चर को रेट करता हूँ, क्योंकि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री है तो हमें बस मेथड्स ने हमें चूँकि बेसिक्स तरीकेकार बहुत बिल्कुल एडवांस्ड हो चुके हैं।
तो हमें वो सीखने हैं, क्योंकि बेसिक्स हमें पता है तो हम अपनी लेबर को वहाँ लेके जा सकते हैं। उसके बाद अगर कैटेगरी में आ जाए कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि हमारे दुबई सऊदी में बहुत सारे लोग जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे वो काम करते हैं, मशीनरी भी यूज़ करते हैं, तो सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन मशीनरी है वो जापान ही की यूज़ की जाती है। तो हमारे लोग ऑलरेडी यूज टू होते हैं उनसे, तो जापान जाके भी वही मशीन यूज़ करनी है, कोई नहीं, सिर्फ जगह चेंज होगी। ठीक है। तो ये दो जो सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है जी वो मैं आपको तीसरा बताना चाहता हूँ कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, आपको पता है जापान एक मदरलैंड है गाड़ियों के लिए जी। तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होती है गाड़ियों की। तो जो मैन्युफैक्चरिंग को फैक्ट्री एरियाज हैं जैसे CNC मशीन्स हो गए, वेल्डर्स हो गए, इस तरह के जो जॉब्स हैं बहुत ज़्यादा है जापान के अंदर, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा जो स्कोप है। अगेन मैं आपको अगर जापान की कैटेगरीज के हवाले बताता चलूँ तो जो केयर गिवर, जिसको हम ओल्ड एज होम में लोगों की देखभाल के लिए जो लोग, ये इस वक्त सबसे टॉप पे आता है जापान। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि उनकी एज, हर तीसरा जो जापानी शख्स है वो 80 साल से ऊपर है। ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे जैसे वो 86, 87, 90s के करीब पहुँचते हैं तो वो उनको फिर ओल्ड एज होम की जरूरत पड़ती है। वो ओल्ड एज होम में जाते हैं और वहाँ पे जाहिर उनकी देखभाल के लिए जरूरत पड़ती है। हाँ, यानी कि ये कुछ आसान फील्ड्स हैं जितना मैं भी समझ पाया हूँ। अच्छा हसन, ये बताइएगा जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स किए उसमें हमें ये भी फील हुआ कि हमारे जो लोग हैं बगैर किसी स्किल के सीखे हुए बाहर जाना चाहते हैं। अगर उनके पास डिग्रीज भी मौजूद हैं बट वो सिर्फ नाम की हैं, थ्योरी उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है बट प्रैक्टिकली वो जीरो है या प्रैक्टिकली वो फेल्ड है, उनके लिए सबसे पहले आप क्या मैसेज देना चाहिए? जी, उनके लिए सबसे पहले ये कि जापान के लिए अगर कोई प्लान कर रहा है तो सबसे पहले आप लैंग्वेज सीखें। ओके, ये भी एक स्किल है, ये नो डाउट बहुत बड़ा स्किल है, कम्युनिकेट विद देम। बिल्कुल, देखें आप जैसे आपको आपके बॉस ने कोई काम कहा और आपको समझ नहीं आई, वो लेट्स सपोज वो एक डेंजरस एरिया है और आपने वो जो उसने मना किया आपने वही काम कर दिया, तो वो आपके लिए भी नुकसानदेह है और उनके लिए भी, उनको भी लेबर लॉ इतने स्ट्रिक्ट है उनके ऊपर कि वो कंपनी के लिए भी एक बड़ा आजाब बन जाता है। ठीक है। तो वो इस चीज़ पे बड़े स्ट्रिक्ट हैं कि आप जापानीज सिखा के लेके आए, उसके लिए उन्होंने बड़ा मिनिमम सा लेवल रखा है जो हम 6 मंथ्स में क्लियर कर लेते हैं। N4 लेवल कहते हैं, ये बेसिकली N5 से N1 तक जाता है। N1 नेटिव लेवल होता है, ये बेसिकली उल्टा चलता है दूसरी जो स्टैंडर्ड्स हैं। तो N5 चूंकि बिल्कुल बिगनर होता है और N4 जो है कि आप रूटीन लाइफ की जो लैंग्वेज है वो बेसिक्स उनकी सीख सकते हैं विद इन 6 मंथ्स। आप ये कह रहे हैं विद इन 6 मंथ्स। कितना आसान या कितना मुश्किल है, क्योंकि हम तो अभी अंग्रेजी में फंसे पड़े हैं जो कि हम बचपन में कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, कहीं हम एक्सेंट में फंस जाते हैं, कहीं हमें मतलब समझ नहीं आता। तो जापानीज लैंग्वेज कितनी आसान मुश्किल है, एक तो उसको सीखना, उसको बोलना, सेकेंडली आई गेस लिखना, वो क्योंकि वो काफ़ी सिंबॉलिक है। जी जी। अच्छा, जो आपने सवाल का जवाब दे दिया कि ये सिंबॉलिक है। हाँ, आप देखें अगर कोई हमारा बच्चा शुरू से अगर स्टार्ट करता है तो A फॉर एप्पल जब वो याद करता है तो APPLE एप्पल जो है उसको स्पेलिंग बाद में याद होते हैं, उसके जहन में पिक्चर पहले आ जाते हैं। चाइनीज जापानीज लैंग्वेज यही है। आप जब उसको पिक्चर को देखते हैं आपको फौरन याद आ जाएगा इसका मतलब ये है। ठीक है। पढ़ना या आप उसको रीड कर सकते हैं वो बात की बात, लेकिन आपको समझ आ जाती है। ये जापानीज की जो एक प्लस पॉइंट है जो हम लोगों को नहीं पता। दूसरी ये चीज़ कि जापानीज जितने साउंड्स हैं सब उर्दू के अंदर, अरबी के अंदर फॉल करते हैं। कोई नया साउंड नहीं है, जैसे आ, बा, ता, ये सब हमारे उर्दू के अंदर है, तो हमें याद करने में और बोलने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। बस जो टीचिंग लेवल है हमारा वो हमें एक लेवल अप लेके जाना पड़ेगा, बच्चों को सिखाना है, बच्चों को मोटिवेट भी करना है कि आपने सीखनी है। जैसे मैं अभी कल एक जगह बात कर रहा था कि देखिए अरेबिक दुनिया की सबसे मुश्किल लैंग्वेज गिनी जाती है, लेकिन हम बड़े आराम से कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह ये कि हम उसको दीनी फरीजा समझ के करते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपको जापान जाना है, आपको कमाई करनी है, आपको अच्छी जॉब चाहिए, तो आप इसको भी दीनी फरीजा समझे और बड़े आराम से हो जाती है। मैंने देखे N1 लेवल अचीव किया हुआ है जापान में, तो उसमें यही है कि मुझे कुछ नहीं, मुझे ये पता था कि मुझे काम करना है, अच्छे से करना है, थोड़ा डिस्टिंक्शनली करना है, लोगों से हट के करना है। तो मैंने 1.5 साल में सर N1 क्लियर कर लिया था। अच्छा। मतलब थोड़ा फास्ट था, नॉर्मली मैंने देखा है कि लोग 2 साल में, 2.5 साल लग जाते हैं, तो मेरे पास थोड़ा टाइम कम था तो मैंने जल्दी से उसको कवर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये लैंग्वेज का तो एक इशू हो गया क्लियर कि हमें ऑब्वियसली लैंग्वेज को क्लियर करके अगर हम आ जाते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल है बहुत ज़्यादा। वर्क वीज़ा अगर हमें हासिल करना है, ये प्रोसेस कैसा है, ये कितना आसान है, कितना मुश्किल है, ये भी ज़रा डिस्क्राइब करें। देखिए सॉरी, पिछली जो हमारी एक स्किल की बात रहेगी वो मैं लाजमी यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ कि स्किल्स के लिए जापान में आप बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि हम जितनी भी एडवांस स्किल्स सीख लेंगे वो जापान के लिहाज से बेसिक ही रहेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। तो हमारे यहाँ पे जो बेसिक्स है, और जापानीज इस बारे में बड़े कीन है जी कि आप आएँ,
बेसिक्स सीखाएं, एडवांस्ड हम खुद ही सिखा लेंगे, 2 महीने 3-4 महीने जितने भी आपको लगेंगे। ठीक है। और हमारी पाकिस्तानियों की ये खासियत है कि हमें अडेप्टेबिलिटी है। हम 1-1.5-2 महीने में जिस भी मशीन पे खड़े होते हैं हम उसके यूज टू हो जाते हैं, हम काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ी आसान है। दूसरा, ये वीज़ा आसान कितना है। देखिए, ये एक मिथ है कि जापान का वीज़ा बड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं। बहुत से लोगों से ही सुना हमने तो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब 2019 में जापान और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा हुआ है जिसके दौरान जिसके में आप ये कर सकते हैं कि TITP उसे कहते हैं, टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो जापान पिछले 36-37 साल से रन कर रहे हैं। और एक नया उन्होंने प्रोग्राम डिजाइन किया था जिसको स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर कहते हैं। वो बेसिकली इसको एक लेवल अप लेके जाना चाह रहे थे। अभी तक तो वो ट्रेनीज ला रहे थे कि हम सिखाएंगे। अब वो कहते हैं कि जब आप 3 साल ट्रेनी का टेन्योर कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम आपको, क्योंकि आपने स्किल ले ली, 3 साल जापान में काम कर लिया, आपका एक लेवल अप हो गया, तो आप SSW पे शिफ्ट हो जाए। उसके फिर अलग से बेनिफिट्स हैं आपको एज जापानीज, जो जापानीज लॉज हैं बल्कि जितनी तनख्वाह जापानीज को मिलती है उसी हिसाब से ट्रीट किया जाता है। ठीक है। तो अगर आपके पेपर्स कंप्लीट हैं, आपने अपनी आपका पर्सनल कोई इशू नहीं है, लेट्स सपोज किसी का कोई पुलिस केस नहीं है, इस तरह के अगर इश्यूज नहीं है, तो वीजा 100% जापान में वो मना नहीं करते। अच्छा। इवन 1 वीक में सर, मतलब यहाँ पे मैंने अभी परसों 2 हमारे क्या ये कॉस्ट करता है हमें रफली? कॉस्ट देखिए बहुत कम है इसमें, क्योंकि बहुत सारी जापानीज कंपनीज जो हैं वो आपको टिकट्स भी दे देती हैं। ठीक है। आपको जो है, जो आपके यहाँ जापानीज सीखने के वो हैं, क्योंकि जापान वो डिजाइन ऐसा किया हुआ है कि वो बंदे पे कम से कम लोड डालते हैं। जैसे वहां जाके भी अगर आप TITP पे जाते हैं तो जापान जो लेबर लॉज है उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने 20,000 जापानीज येन से ज्यादा बच्चे के ऊपर रेजिडेंस का बर्डन नहीं डालना। अगर कोई कंपनी उसको महंगी जगह पर रखती है तो वो कंपनी का इशू है। 20,000 से जितना ऊपर जाएगा वो कंपनी पे करेगी, वो बंदा पे नहीं करेगा। तो बहुत मिनिमम पैसों में आप जापान जा सकते। लेकिन इसमें हम लोगों को ये कहते हैं कि आपकी मेहनत जो है ना वो दरकार है, आपको जापानीज सीखनी पड़ेगी, वो मेहनत आपकी है। ठीक है। वहां पे जाना बड़ा, यहाँ पर लैंग्वेज सिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म जिस तरह से हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे वो भी आप जरूर गाइड। जी बिल्कुल, लैंग्वेज का प्लेटफॉर्म मैंने जो अपना इंस्टीट्यूट बनाया वो स्पेसिफिक वर्क वीजा वालों के लिए बनाया। ठीक है। और वैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, मेरा जैसे साकुरा जिंजाई के नाम से है जी। ये हमारा गुलबर्ग में है। तकरीबन मेरे अंदाजे में 8 से 10 स्कूल्स हैं लाहौर के अंदर से। वैसे पिंडी में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, इवन गुजरावाला में बहुत ज़्यादा स्कूल्स हैं। तो आप वहाँ पे जाएं, सीखें। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे पास सीखेंगे तो ही हम आपका वीज़ा प्रोसेस करेंगे, हम इसके लिए फुल ओपन है। बल्कि हमने ये सर्विस इसलिए दी थी कि कोई बच्चा अगर लाहौर में रह के हम ही से सीखना चाहता है तो हम उसको ये फ्री में सिखाते हैं उस पूरे पैकेज के अंदर। तो वो है कि हम उसको सिखाते हैं और हम उसको ले जाते हैं। तो आसान इसी तरह बन सकता है कि आप मेहनत करें। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पर हर काम के लिए ज़रूरी है। अच्छा, अगर कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो वहाँ पर बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या समझते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कितनी सरमायाकारी से वहाँ पर बिजनेस शुरू किया जा सकता है? देखिए, जैसे कि आपने अभी बताया कि जो गाड़ियों का काम है वो मतलब 98% पाकिस्तानी सब गाड़ियों का काम करते हैं। तो गाड़ियों का काम एक ऐसा काम है कि जो जापानीज इमिग्रेशन में बड़ी यूज टू हो गई है। उन्हें पता है कि ये पाकिस्तानी आएंगे तो वो गाड़ियों का काम करेंगे। तो वो आप करें, वो एक अच्छी ऑप्शन है। उसके अलावा जो मैंने फील्ड्स एक्सप्लोर किए हैं उसमें प्रिंटिंग मशीन्स की, ऑफसेट डिजिटल, उसमें मेडिकल्स आप देखें, मेडिकल हॉस्पिटल्स में चले आपको MRI, एक्सरे, डायलिसिस, हर चीज़ जापानीज नजर आती है। तो ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसके अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि पाकिस्तानी जो है वो मोस्टली तो हमने देखा कि फिर वो गाड़ियों के सेक्टर में जा रहे हैं। अच्छा, जब भी कोई पाकिस्तानी जा रहा है जापान में कारोबार करने के लिए, कोई ऐसी कोई ख़ास रियायत, कोई सहूलत उन्हें दी जाती हो, कोई हुकूमत का, जापानीज हुकूमत के साथ कोई MOU ऐसा साइन हुआ हो, कोई भी ऐसी चीज़? देखें, बिजनेसमैन के लिए जापान ने बहुत ईज रखा है। आप पाकिस्तान में बैठे बैठे वहाँ पे कंपनी रजिस्टर करवाएं और आपका वीज़ा भी मिल जाता है। आप यहीं से पूरा अपना जो रेजिडेंस वीज़ा वो लेके जाते हैं। आपको एयरपोर्ट पे ही वो कार्ड दे दिया जाता है कि आपके पास ये मल्टीपल एंट्री है, मतलब वो कार्ड है। आप उसके बाद वीज़े की जरूरत, आपको एम्बेसी के चक्कर नहीं काटने पड़ते, आप वो वीज़ा रिन्यू करवाते नहीं और जापान। और वो बड़ा आसान है, बहुत आसान है। आपको बस थोड़ी सी मिनिमम, देखें आप यूरोप, अमेरिका, इधर या पुर्तगाल वगैरह में देखें कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो इन्वेस्टमेंट मांगते हैं आपसे। तो जापान में सिंपली पाकिस्तानी 1 करोड़ पे स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट चाहिए और उसमें आपको वीज़ा दे देते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट जस्ट शो है, आपने शो मनी के तौर पे कि आपने ये मैं इतने से काम स्टार्ट करूंगा, ये मिनिमम लेवल है। इस पे आपको वो वीज़ा भी दे देते हैं और उसके बाद जाहिर है आपको जैसा काम करना है। लेट्स सपोज अगर गाड़ी है, किसी ने एक गाड़ी लक्सेस ही भेज दी तो वो
2-3 करोड़ की हो सकती है, वो आ जाती है। तो वो ऑब्वियसली फिर आपका क्या आपने किस स्केल से शुरू करना है। मिनिमम आप 1 से 1.5 करोड़ के अंदर जापान में बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और उसको हम कंसल्टेंसी बाकायदा प्रोवाइड करते हैं बंदों को कि आप यहाँ से कैसे जापान जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जापानी इमिग्रेशन एक्सपर्ट हसन भट्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, बड़ी ज़बरदस्त मालूमात उन्होंने दी है हमें कि अगर हमें जापान जाना है कौन सी स्किल सीखकर हम जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि लैंग्वेज जो एक बैरियर फिर हमें दूसरे ममालिक में जाकर फील होता है। ऑब्वियसली जापानीज़ जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट है, सिम्बॉलिक लैंग्वेज है, तो उसको सीख कर समझ कर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर कम्युनिकेट करने में, लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन करने में वो बहुत आसानी होगी, जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। जिगर इंसानी जिस्म का सबसे खामोश मगर सबसे मेहनती उज़्व है। ये ना सिर्फ हमारे खून को साफ़ करता है बल्कि खुराक को हज़म करने में, तवानाई फराहम करने में और जिस्म को जहरीली मादों से महफूज रखने में भी बुनियादी किरदार अदा करता है। लेकिन आजकल की तेज़ रफ्तार और गैर मुतवाज़न तर्ज़ ज़िंदगी में हम देख रहे हैं कि हमारे जिगर पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हम चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, हम मस्तूई मशरूबात पी रहे हैं, बाज़ारी खाने हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, और स्ट्रेस की जो ज़्यादती है ये भी जिगर में गर्मी पैदा कर देती है, जिसके नतीजे में हम फिर फील करते हैं कि हमारा जिस्म थका हुआ रहता है, छाले भी होते हैं, मुंह की खुश्की है, चेहरे पर दाने निकल आते हैं, नींद की ख़राबी होती है और दीगर मसाइल का भी हम शिकार हो जाते हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मैं आज ज्वाइन करें हकीम हाफिज़ मोहम्मद फरहान हनीफ साहब। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मैं चाहूँगा कि आज ब्रीफली हम लोगों को बताएं कि सबसे पहले तो जो हमारी जिगर की गर्मी के असबाब हैं, किन वजूहात की बिना पर यह होता है? सबसे पहली बात तो कुरान मजीद का हम मुताला करें तो कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि खाते हैं पीते हैं लेकिन एहतियात नहीं करते कि खाई जाती हैं। सबसे पहली बात तो खाने में तरतीब लाएं। जब हम खाना खाएं तो खाना, हम जैसे बड़े बुजुर्ग कहते होते थे कि आपके 32 दांत हो तो 32 दफ़ा चबा के खाना खाना चाहिए ताकि उसमें सलाइवा थूक शामिल हो जाए। अब जब हम चबाते हैं उसमें काटने वाले दांत अलहदा हैं, चीरने वाले अलहदा हैं, फाड़ने वाली हमारी जाड़ें अलहदा हैं। अब जबड़े जो है फाड़ने वाले, अब ये सारे प्रोसीजर के बाद जब खाना जब अंदर जाता है तो वो उसमें सलाइवा शामिल हो चुका होता है और वो बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रोसीजर होता है जिससे स्टूल सही आता है। अब होता क्या है, मैं सबसे पहला मसला तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जिसकी वजह से लीवर फैटी हो जाता है या सोजिश आ जाती है या सुकेड़ में आ जाता है या इसकी वजह से गर्मी पैदा हो जाती है। अब यहाँ पे आज हम चूँकि गर्मी के हवाले से बात कर रहे हैं और लीवर फैटी के हवाले से, तो सबसे पहली बात असबाब में फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करना और कॉफ़ी का इस्तेमाल करना, खुशक चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, गर्म चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। फिर जैसे आपने कहा परेशानी, जब इंसान परेशानी में होता है तो जब कोई भी चीज़ खाता है तो ग़ज़ा उससे फ़ायदा नहीं करती। अब बहुत सारे मेरे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जो मटन का, बीफ का, चिकन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, बेदरेक करते हैं। बल्कि अगर देखा जाए तो हमारे जो शहरों में सबसे ज़्यादा फास्ट फूड ही इस्तेमाल किया जाता है और चिकन वगैरह ही इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम शादियों में जाते हैं तो तब भी हमारा हाल यही होता है। फिर एक और अलमिया, खाना खाने के बाद फौरी बाद हम पानी पी लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम एहतियात नहीं बरतते। अगर हम कुछ थोड़ा सा पीछे जाएं, अब आप अपने आबाओ अजदाद को देखें तो घर में उन्होंने एक शेड्यूल बनाया होता था। अब घर में घिया कद्दू भी बनता था, घिया तोरी भी बनती थी, टिंडे भी बनते थे, शलजम भी बनते थे। आज यकीन करें जब पेशेंट को हम कहते हैं ना कि आपने ये खाना, वो कहते हैं कि कौन सी सब्जी है, हमने तो कभी खाई नहीं है। तो इसलिए अगर हम तरतीब एक बना लें, पूरा शेड्यूल बना लें, तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। जिगर की गर्मी की वजह जो है, जिगर में गर्मी हो जाना या लिवर फैटी हो जाना, इससे बचने के लिए हम शेड्यूल बनाएं कि अगर हमने एक दिन तर गरम कोई, अगर हमने टिंडे बनाए हैं तो अगले दिन हम मटन बना लें, अगले दिन हम राइस बना लें, अगले दिन फिर हम बैलेंस करें, जरा बैलेंस करें, एक जैसी डाइट पे ना रहे और जो ऑयली डाइट है उसको थोड़ा सा अवॉइड किया जाए। यहाँ पे तली चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, ये सबसे बड़ा सबब है। तली चीज़ें जो कसरत से हम खाते हैं, फिर बहुत सारे लोग वो पान, नस्वार, सिगरेट वगैरह इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा कसरत से, फिर हमारी जो जितनी मेडिसिन है ना, तेज़ दर्द, जो दर्द को कंट्रोल करती हैं वो हो गई, या पेन किलर जिसे हम कहते हैं, पेन किलर के साथ साथ हम ऐसी अद्वियात खाती हैं, जैसे स्टमक की है तो हम डेली वो सुबह कैप्सूल खाती हैं, यानी कि बेदरेग अद्वियात का इस्तेमाल। जैसे अब भी हमें
जैसे पैराडोल है, डेक्सामेक्स है, कोई भी दवाई है, हम बगैर किसी से पूछे बस खुद ही खा लेते हैं, किसी डॉक्टर से पूछते नहीं है। मेडिकेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये हम लोगों की। ये सबसे बड़े। अच्छा, फैटी लीवर अगर हम बात करें उसकी भी ऑब्वियसली, तो शुगर को बढ़ाने में या शुगर करने में सबसे बड़ा किरदार ही फैटी लीवर का है। आज आप देखिए सबसे ज्यादा जो शुगर पेशेंट है ना वो टाइप 2 के हैं और पाकिस्तान में है। और टाइप 2 क्या है, लिवर फैटी होने की वजह से। और लिवर फैटी क्यों होता है? हमारी गैर मुतवाज़न ग़िज़ा की वजह से, ओबेसिटी, बिल्कुल सबसे ज़्यादा। और आज देखिए हम जैसे ही गर्मी आती है ठंडे मशरूबात हम पीना शुरू कर देते हैं। अब देखिए रूम टेम्परेचर पानी पिए, या जैसे पहले मट्टी के वो बर्तन होते थे जिसको हम पंजाबी में घड़ा कहते हैं, वो होते थे, उसमें वो वाला पानी पिएंगे तो आपका लिवर कभी भी फैटी नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, फौरी तौर पे बाहर से आए, गर्मी से हम जॉब से आए किसी जगह, आते ही सबसे पहला काम ठंडा पानी। उससे क्या होता है, लिवर फैटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पहले आप खा रहे हैं, थोड़ी देर रेस्ट करें, बैठें, बैठने के बाद ताज़ा पानी पिएं। और इसमें जो लिवर फैटी होता है, लिवर फैटी का इलाज बड़ा आसान है। मैं तो अक्सर औकात अपने पेशेंट को कहता हूँ आप मेडिसिन भी ना खाएं, सिर्फ 1 महीना डाइट प्लान के ऊपर अमल कर लें। सब्जियाँ, फल और सलाद और जूसेस, ठीक है, ये इस्तेमाल करें। और इसके साथ बड़ा आसान सा सिंपल सा नुस्खा है, धनिया। घर में ताज़ा धनिया बड़ा सस्ता मिल जाता है। 100 ग्राम यानी कि 1 गट्टी उसकी ले लें और 1 गट्टी पुदीने की, इतना ही 100 ग्राम ले लें। इसको ग्राइंड करके पुन के सुबह दोपहर शाम अगर 2 दिन सिर्फ इसका वो जूस खाने से 1 घंटा पहले और खाने से 1 घंटा बाद, यानी कि 1 दिन में 6 गिलास बनेंगे, 2 दिन सिर्फ पी लें, तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह आप जाके खुद हैरान हो जाएंगे कि हमारा लिवर जो है उसने फंक्शन करना शुरू कर दिया है, जो ब्लॉकेज थी वो खत्म हो गई है। तो इसके लिए हमें ये तो आपने फैटी लीवर का या जिगर की गर्मी का जो इलाज है वो आसान अल्फाज में हमें समझा दिया है। ये भी हमने देख लिया कि किन चीज़ों से हमें एहतियात करनी है। ऑब्वियसली एहतियात करेंगे तो फिर हम इलाज से भी कहीं ना कहीं बच सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं हकीम साहब जो बाहर जा रहे हैं, मेडिकल टेस्ट उन्हें करवाना होता है, तो उस टाइम पे उनके लीवर की वजह से फिर वो एक रिपोर्ट जो उन्हें नहीं मिल पाती है, वो वीज़े प्रोसेस की तरफ नहीं जा सकते हैं, वो लोग क्या करें? बिल्कुल, तो उनके पास टाइम भी ज़रा थोड़ा होता है। हाँ, वो ना लिवर फंक्शन टेस्ट ये करवाते हैं, उसमें SGOT और SGPT ये बड़ा वो आता है। इसकी रेंज होनी चाहिए 5 से 42 तक, 5 से 42 तक। तो ये अक्सर लोगों का 100 तक, 200 तक, कई मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जब जिगर में गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ जाए, ब्लू रिबन बढ़ जाए, तो ये 2000, 3000 तक भी आ जाते हैं। तो बड़ा सिंपल इलाज है, बड़ा सादा इलाज है। अगर किसी को ये मसला हो तो तब भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें, अगर नहीं है तो टेस्ट करवाने से पहले ये ग़िज़ाएँ और जो मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ ना, ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें 15 से 20 दिन, अल्लाह के हुक्म से ये टेस्ट बिल्कुल क्लियर आएगा। नुस्खा बड़ा आसान सा है, उसमें ये गुले सुर्ख ईरानी है, ये गुलाब के फूल होते हैं अच्छे वाले, उसके बाद ये तुख्मे कासनी है, और ये कलमी शोरा इसको कहते हैं, और ये है जी जौ खार। ये 4 चीज़ों को लेके इसका पाउडर कर लें, चम्मच का 1/4 हिस्सा सुबह और शाम खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल कर लें। और खाना ये पीना किसके साथ है, शरबत बजूरी जो है और अरके कासनी, दोनों आप 1 गिलास पानी लें, उसमें मिला लें, उसके साथ ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें। और इसके बाद ये एक बड़ा आसान सा 3 चीज़ों का नुस्खा है। रेवन खताई है, ये लकड़ी से है, ये कलमी शोरा है, और ये नशादर ठीकरी है। 3 चीज़ें ये हैं, इनका पाउडर करके तो ये 2 नुस्खे इस्तेमाल कर लें। ये खाने के बाद चम्मच का 1/4 हिस्सा, और ये खाने से पहले। और साथ मैंने जो एहतियाती तदाबीर आपको कही हैं उसमें सब्जियाँ खानी है सिर्फ, जिसमें कद्दू, तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू, दाल मूंग है। सुबह का नाश्ते में दलिया जो आ जाएगा, मुरब्बा गाजर आ जाएगी। और उसके बाद आप फलों में खीरा बहुत अच्छा है, मूली का पानी, अगर आप सिर्फ 3 दिन मूली का पानी पी लें तो उससे भी ये आपका SGOT, SGPT ठीक हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसमें आप अगर नमक डाल के थोड़ा सा पी लें तो जिसने बाहर जाना थोड़ी सी तंगी तो काटनी पड़ेगी ना। इन्ना माल उसरी उसरा, तंगियों के बाद आसानी है। तो ये थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें, तो ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया सिर्फ 10 से 20 डेज में इंशाल्लाह रिपोर्ट क्लियर आ जाएगी। चलें, ठीक हो गया। ये हमारे उन लोगों के लिए भी है जो मुश्किलात का शिकार है, बाहर उन्होंने जाना है, तो वो मेडिकली फिट होने के लिए कर सकते हैं। अच्छा, गर्मियों की आपने बात की, गर्मी आ जाती है तो बहुत से मशरूबात हम पीना शुरू कर देते हैं, हम नहीं देख रहे कि उनमें क्या डला हुआ है। वो मैं ज़रूर चाहूँगा कि कोई ऐसी हमें रिफ्रेशिंग ड्रिंक आप ज़रूर बताएं।
जो कि हमारी सेहत के लिए, हमारे जिगर की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है? उसमें सबसे पहले तो आपने देखा हो, हमारे बावजदाद, आपने भी शायद छोटे होते पिया हो, इमली और आलू बुखारा। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो हमारे जो बड़े हैं वो घर में इमली आलू बुखारा ले आती हैं। बिल्कुल। इसको आपको रात को भिगो दें। अक्सर औकात ऐसे अफराद जिनके जिगर में गर्मी होती है उनकी भूख खत्म हो जाती है और जिस्म में सुस्ती, काहली, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और हर टाइम जिस्म ना जैसे कमज़ोर, निढाल रहना, उनके लिए ये इमली और आलू बुखारा, खास करके आजकल के बच्चों के लिए, ठीक है, उनके लिए रात को ये इमली और आलू बुखारा थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 पीस भिगो दें और सुबह इसको मसल के, इसमें जो लोग चाहते हैं चीनी इस्तेमाल करना, चीनी की जगह पे शक्कर इस्तेमाल कर लें, मीठा कर लें, और ऐसे अफराद जो नहीं मीठा पसंद करते वो नमक इस्तेमाल कर लें। इसका वो शरबत बना के सुबह पीना शुरू कर दें। भूख भी लगेगी, गर्मी भी कम होगी, अगर पेशाब में पीलापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ बड़ी मशहूर चीज़ ये तुखम बालंगू, जिसको हम आम ज़बान में ना तुख मलंगा के नाम से याद करते हैं, इतनी कमाल की चीज़ है। गर्मियों में अक्सर क्या होता है कि जब आपको पसीना आता है तो एनर्जी लेवल आपका बहुत कम हो जाता है, मिनरल्स आपके ज़ाया हो जाती हैं। तो ये ऐसी चीज़ है, सिर्फ पानी की कमी नहीं पूरी करता, पानी के साथ साथ आपको एनर्जी देता है। और ये जिनके अंदर फ्लूइड कम होता है, जैसे घुटनों के अंदर ग्रीस कम हो गई है, लुब्रिकेशन कम हो गई है पूरे वजूद में, बॉडी में, या ऐसे अफराद जो जिस्म को फरबा करना चाहते हैं वो इसे हल्का सा ठंडा पानी में इस्तेमाल करें। जो अपने जिस्म को कम करना चाहते हैं वो नीम गर्म दूध या नीम गर्म पानी में शामिल करके इस्तेमाल करें। दोनों तरीकों से इस्तेमाल, हम जैसे लेना चाहता हूं। और तरीका इसका बड़ा आसान है। अगर आप जिस्म को फिट रखना चाहते हैं, सुबह आप 1 गिलास ठंडा दूध लें, अब उसमें 1 चम्मच डाल के रख दें, 10-15 मिनट बाद पी लें। ठीक है, ये आम लोगों के लिए, एनर्जी के लिए। अगर कोई स्मार्ट होना चाहता है तो 1 कप दूध में 1 चम्मच डाले, 1 दफ़ा हिलाए और पी जाए। ठीक है। और ये है गूंद कतीरा। गूंद कतीरा इतनी कमाल की चीज़ है, इसे भी रात को भिगो के सुबह दूध में पी लें, शरबत बजूरी में पी लें। मशरूबात के हवाले से जो आपने बात की, अक्सर औकात रेड कलर के ना वो केमिकल वाले मशरूबात नहीं पीने चाहिए, ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीनी चाहिए, बल्कि मैं चाहता हूँ ये बड़ा अच्छा मौका है कि कोल्ड ड्रिंक को हमें बाइकाट करके मशरूबात के ऊपर आना चाहिए। जैसे अगर आप पहले मेहमान होममेड देखिए, पहले घरों में जाते थे तो आपको लस्सी मिलती थी आगे से। लस्सी इतनी कमाल की चीज़ है आपकी एनर्जी के लिए, आप सोच नहीं सकते। लस्सी ज़रूर पिया करें डेली। लस्सी के बाद आपके पास दूध है, बड़ी बेहतरीन चीज़ है, गन्ने का रस है, गाजर का जूस है, कितने जूस हम अपने दिनों को डिवाइड कर सकते हैं और हम इन तमाम चीज़ों को अपने जो लाइफस्टाइल है, डेली की रूटीन है, खाना पीना, उसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हकीम हाफिज़ मोहम्मद फरहान हनीफ साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ उन्होंने हमें बताई हैं कि अगर हम लीवर को ठीक करना चाहते हैं तो हमें जो डाइट में हम चीज़ें ले रहे हैं, फास्ट फूड हमें बंद करना है, ऑयली चीज़ों से हमें इज्तनाब करना है, और उसके साथ साथ अगर हम परहेज़ करते हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो लीवर है वो सेहतमंद हो सकता है। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।